बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचते हुए और खरीदते हुए कहते हैं कि हम डीलर को कमीशन क्यों दें। 3 करोड़ रुपए का प्लॉट बेचा है, 3 लाख रुपया मैं डीलर को दे दूं? क्यों? इसने तो कुछ भी नहीं किया। डीलर बहुत काम करता है, डीलर बहुत यूजफुल है। इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि डीलर को कमीशन देना क्यों जरूरी है। आप नोट करेंगे कि मैंने इसमें यह कहा है कि डीलर को कमीशन देना क्यों जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि डीलर को कमीशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो स्टार्ट ही इस बात से कर रहा हूं कि डीलर को कमीशन देना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, वो मैं इस वीडियो में आपको सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि डीलर जो है, जिसको आप एजेंट भी कहते हैं, ब्रोकर भी कह सकते हैं, उसका ये कारोबार है, उसका ये मीन ऑफ अर्निंग है और उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चों की फीसें, उसके घर का किराया, सब कुछ यहाँ से चल रहा है जो वो कारोबार कर रहा है। और हक हलाल की रोजी कमाना उसका हक है। उसने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें वो करता है जिसकी वजह से उसका कारोबार चलता है। सबसे पहले उसने दफ्तर बनाया। अब दफ्तर में एसी लगा हुआ है, दफ्तर में बिजली का बिल आ रहा है, आप जाते हैं, आप बैठते हैं, एक कंफर्टेबल माहौल में बैठ के मीटिंग करते हैं, चाय, कॉफ़ी, पानी, स्नैक्स, जो चीज़ आपको चाहिए आपको मिलती है, तो उसके दफ्तर का एक खर्चा है। और ये जो वो चीज़ें आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली उसके बिजनेस का ये हिस्सा है और ये मार्केटिंग में शामिल होता है। लेकिन अगर वो ये चीज़ें ना करे तो उसका बिजनेस भी ना चले। उसके अलावा वो जिस भी सोसाइटी को डील कर रहा है, चाहे वो DHA है या कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है या अस्करी है, उसकी वो रजिस्टर्ड डीलरशिप लेता है। उसकी रजिस्टर्ड डीलरशिप लेने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरता है, उसकी फीस पे करता है। उससे पहले वो अपनी कंपनी, अपना बिजनेस रजिस्टर करवाता है FBR, एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। तब वो जाकर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी या DHA या अस्करी में रजिस्टर होता है उस नाम से। ऐसे नहीं है कि वो बस उसने एक नाम सेलेक्ट किया और उसने ऑफिस खोल लिया और वो चलना शुरू हो गया। तो उस रजिस्ट्रेशन की फीस है। तो जब FBR और टैक्सेशन के साथ वो रजिस्टर हो जाता है तो डेफिनेटली वो FBR में अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल करता है और टैक्स भी पे करता है। तो वो इनकम जो आप उसको कमीशन की सूरत में देते हैं, उसमें से वो टैक्स पे कर रहा है। और आज से 2-3 साल पहले DHA ने ये अनाउंस कर दिया था, बल्कि FBR ने पहले अनाउंस किया था कि एक अलग से वो सेक्शन बना रहे हैं DNFBP, जिसका मतलब था डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, जिसमें रियल एस्टेट वाले थे, ज्वेलर्स थे, एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, ये सब उसमें शामिल थे, जिन्होंने एक सेपरेट सेक्शन जब FBR ने बनाया तो दे हैड द अथॉरिटी कि वो किसी भी डीलर के पास जाकर उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी डीलें की हैं, कितना कमीशन लिया है और जो कमीशन लिया है उस पर कितना टैक्स दिया है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो डीलर कर रहा है और उसको उसकी पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं, और अदर देन उसका जो मंथली खर्चा है और उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर रही है और उसकी जो लाइफ गुजर रही है, उसके अलावा खर्चे। इसके अलावा जब वो आपके लिए कोई काम करता है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने का कहा है या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप उसकी एक्सपर्टीज यूज़ कर रहे हैं। एक्सपर्टीज कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि इस पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी आपने कोई भी काम करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लेनी है, आपके दांत में दर्द हो गया,
आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम अल्लाह ना करे हो गया है और उसके लिए आपने डॉक्टर को मिलना है, आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपने फर्नीचर खरीदना है, आपने स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाना है, तो आप अपने दोस्तों यारों को, आपका अगर भाई बहन या आप खुद ये कोई काम नहीं कर रहे तो आप अपने दोस्तों यारों को फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार, फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्नीचर लेना है तो आप उससे पूछते हैं कि यार फर्नीचर कहाँ से लूँ। आपने गाड़ी लेनी है तो आप उससे पूछते हैं यार कोई आपके पास ऐसा डीलर जानने वाला है। अगर आपने OLX के ऊपर या पार्क व्हील्स के ऊपर गाड़ी खुद से ढूंढ ली तब भी आप फ़ोन करेंगे कि यार कोई बंदा एक्सपर्ट है जो मेरे साथ जाकर गाड़ी को चेक कर ले। इसी तरह रियल एस्टेट का है, जब आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है या खरीदनी होती है या कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती है, घर खरीदना है, घर बेचना है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, तो आप अपने दोस्तों यारों को फ़ोन करते हैं और उनको कहते हैं यार कोई अच्छा बंदा, कोई डीलर जानने वाला है। तो डीलर को जो क्लाइंटेज मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ जो उसने मार्केटिंग कर रहा है डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर या अखबार में इश्तिहार दे रहा है, तो सिर्फ वहाँ से उसको क्लाइंटेज नहीं मिलती, क्योंकि आजकल वॉक इन क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं। लोग घर पर सोशल मीडिया पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो डीलर से कांटेक्ट करते हैं और फिर उसके ऑफिस में उसको मिलने जाते हैं, राइट। तो वॉक इन क्लाइंट्स बहुत कम है। तो इन क्लाइंटेज के अलावा रेफरल क्लाइंटेज होती है। अब रेफरल क्लाइंटेज कहाँ से आई? रेफरल क्लाइंटेज उसी क्लाइंट से आएगी जिसको उसने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जिसको उसने अच्छी डील लेकर दी है, जिसमें उसने कोई दो नंबरी फेस नहीं करनी पड़ी उस बंदे को, तो वही रेफर करेगा कि आप इस डीलर को कांटेक्ट कर लें और इस मेरे रेफरेंस से उससे बात कर लें और उससे गाइडलाइन ले लें। अब बात यह है कि फर्ज करें आपने एक प्लॉट लेना था और आपका बजट था 3 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया, इवन 1 करोड़ रुपया, तो आप उस डीलर को फ़ोन करते हैं और उसको बताते हैं कि जी मैं प्लॉट लेना चाहता हूँ। वो आपसे पूछता है किस लिए लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है या आपने उसके ऊपर घर बनाना है या आप उसको लेकर रखना चाहते हैं। उस हिसाब से वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको एडवाइस देता है कि ये जगह है, यहाँ पे पोजीशन है, आपके बजट में ये एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। उसके बाद आप एक जगह सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा मुझे इस एरिया में चाहिए, फिर वो आपके लिए प्लॉट्स ढूंढता है, शॉर्टलिस्ट करता है, फिर आपको बताता है, फिर आपको नक्शे पे ब्रीफ करता है, ब्रीफ करने के बाद आपको ऑन ग्राउंड लेकर जाता है। अब जब ऑन ग्राउंड उसने आपको लेकर जाना है, उससे पहले आजकल 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है लाहौर में, इसी तरह कराची में, इस्लामाबाद में तपती गर्मी में उसके लड़के मोटरसाइकिलों पर जाते हैं, प्लॉट्स देखते हैं, प्लॉट्स की लोकेशन देखते हैं, प्लॉट गहरा तो नहीं है, प्लॉट पोजेशन वाला है या नॉन पोजेशन है, मौका कैसा है, वहाँ पे डीपी है, पोल है, क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं आपके लिए इतनी गर्मी में। उसके बाद वो आपको रिकमेंड करते हैं कि ये 4 प्लॉट्स हैं, इनको जाकर हम देखेंगे और इसमें से हम सेलेक्ट करें। फिर आप उसके साथ जाते हैं, वो अपनी गाड़ी में बिठा के आपको लेकर जाता है, एसी वाली गाड़ी में आपको वो घुमाता है, फिराता है, दिखाता है कि ये प्लॉट्स हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं, इस प्लॉट के प्रोज एंड कॉन्स ये हैं। उसके बाद वो वापस आपको आपके दफ्तर में लेकर आता है और उसके बाद अगर डील बनती है तो आप फर्ज करें 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है और आपने 2 लाख रुपए टोकन दिया, तो आपने 2 लाख रुपए टोकन जब एक बंदे को दिया तो क्यों दिया? आपने उसकी क्रेडिबिलिटी पे उसको दिया, क्योंकि वो 2 लाख रुपया उसने सेलर को पे करना है। आप बायर हैं और सेलर को वो जब पे कर रहा है तो आपने उसकी क्रेडिबिलिटी इस्तेमाल की। उसके बाद वो तमाम आपकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है। आप आराम से बिस्तर पर लेटे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, अपनी रूटीन के काम करते रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, जो भी करते हैं, जो आपकी रूटीन है आप उसमें लगे रहते हैं और वो आपके बिहाफ पे व्हाट्सएप पे या अपना लड़का भेज के आपसे डॉक्यूमेंटेशंस की चीज़ें जो हैं वो लेता है, आपका आईडी कार्ड, आपकी बाकी चीज़ें वो लेने के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर देता है। अब वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसको डिफरेंट ऑफिसेज में जाना पड़ता है। अगर डीएचए की बात करें तो उसे स्टैम्प वेंडर के पास जाना पड़ेगा, बार बार डीएचए के चक्कर लगाकर उसने वाउचर्स लेने हैं, ट्रांसफर फीस लेनी है, टैक्स के वाउचर्स वेंडर से निकालने हैं, उसके बाद उसने बैंक्स में वो पैसे जमा करवाने हैं
और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आपकी ट्रांसफर फीस, मेंबरशिप फीस, टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद उसने आपको बताना है कि आप किस दिन आ सकते हैं। इतने बजे फलां दिन आप डीएचए में पहुंच जाए। आप अपनी एसी वाली गाड़ी पकड़ते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और एसी में जाकर बैठ जाते हैं। आपकी बारी आती है और आपने उठकर जाना है। सारा काम डीलर खुद कर रहा है कि आपकी फाइल जो है उसको मूव करा रहा है, वेरिफिकेशन करवा रहा है, उसकी एनडीसी ले रहा है, उसके ड्यूज वगैरह क्लियर करने के बाद वहां पर फाइनल ट्रांसफर के लिए उसको मूव करवाया है। और जब आपकी बारी आई है और आपने ट्रांसफर ऑफिसर के सामने जाके बैठना है, उस वक्त वो आपको कहता है प्लीज तशरीफ लाइए। और उसमें वो आपको इंश्योर करता है कि जिस टाइम पे आपकी ट्रांसफर हो तो आप जब आए तो आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ भी हो सकते हैं। आपकी मदर, आपकी मिसेज, आपकी बहन, आपकी बेटी, किसी के नाम पे भी प्लॉट आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो वो इस चीज का ख्याल रखता है। और आप भी अपने दफ्तर से फारिग होकर आए हैं, टाइम निकाल कर आए, वहां पर बैठकर आप 4, 5, 6 अंगूठे लगाते हैं, साइन करते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं जिसमें वो पीछे खड़ा होता है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड डीलर है। और ये एक पॉलिसी है तमाम हाउसिंग सोसाइटीज की भी और डीएचए की भी, अस्क्री के भी, कि जब बाइंग सेलिंग होगी तो जो ऑथराइज्ड डीलर उसको प्रोसेस करवा रहा है, जिसकी स्टैंप जो है आपके पेपर्स के ऊपर लगी हुई है, बिकॉज ही इज एन ऑथराइज्ड डीलर, वो बैकग्राउंड में पीछे खड़ा होगा फोटो सेशन में, ताकि रिकॉर्ड में मौजूद हो कि इस बंदे ने आपको ये चीज खरीद के दी या बेच के दी। उसके बाद आपको आपकी पेमेंट जो है, अगर आपने लेनी है, अगर आप सेलर हैं, तो इंश्योर करता है कि आपकी पेमेंट, अगर उससे पहले पे ऑर्डर आपको मिलना है तो 1 दिन 2 दिन पहले वो पे ऑर्डर बनवा कर उसकी तस्वीर आपको भेजता है। समटाइम्स बैंक से वेरीफाई भी वही करता है कि ये पे ऑर्डर ओरिजिनल है। उसके बाद जो आपको कैश पेमेंट मिलनी है उसको गिनता है, आपके हवाले करता है और फिर आपको वो कवरिंग लेटर देता है। अगर आप सेलर हैं तो आपसे कवरिंग लेटर, आपको पेमेंट पूरी करने के बाद आपसे लेटर लेके वो बायर को देता है। अगर आप बायर हैं तो आपसे पेमेंट लेके वो सेलर को देता है और उससे वो वाला सबूत लेकर के प्लॉट अभी आपका हो गया वो आपको देता है। जब उसने इतनी सर्विसेज प्रोवाइड की तो क्या उसका हक नहीं बनता कि वो कमीशन ले, आप उसको कमीशन दें? अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। जब आप डीलर को पूरा कमीशन देंगे तो वो उसका एटीट्यूड क्या होगा और वो आपके साथ कैसे डील करेगा, ये चीज आप नोट कीजिएगा। जब आपने कोई चीज बेचनी है और आप उसको कहते हैं कि यार मैं आपको कमीशन पूरा दूंगा, आप मेरी चीज बेचें, अच्छे रेट पे बेचें, तो डीलर को पता होता है, फॉर एग्जांपल उसके पास 5 क्लाइंट्स हैं और उसको पता है कि इस 5 क्लाइंट्स में से इस क्लाइंट ने मुझे कमीशन नहीं देना, ये मुझे कह रहे हैं कि यार आप बस साफी मुझे इतना दिलवा दें, बाकी आप जो मर्जी करें, तो उसका दिल खट्टा हो जाता है। दूसरा सेलर जो है या बायर है, उसको पता है ये नॉन सीरियस है, ये तो फैसला ही नहीं करके दे रहा कि मैंने लेना है कि नहीं लेना। तीसरा है जो उसको कह रहा है कि जी अच्छा मेरी एक चीज ये बिकवाओ, उसके बाद मैं अगली चीज खरीदूंगा और कमीशन का फिर हम डिसाइड कर लेंगे। तो वो इंटरेस्ट किस में लेगा? इंटरेस्ट उसमें लेगा जो उसको पहले से बता देगा कि मैं आपको कमीशन पूरा दूंगा। वो कहेगा यार ये बंदा देखें एक नंबर बंदा है और बिल्कुल सही बात कर रहा है और मेरी जो एडवाइस है उसके मुताबिक ये काम कर रहा है और उसके ऊपर ये मेरे से जो है आर्गूमेंट करता है, मेरे से डिस्कशन करता है और अंडरस्टैंड करता है चीज़ को, तो वो आपके लिए ज़्यादा मेहनत करता है। वो सुबह उठ के जब दफ्तर आता है तो वो कोशिश करनी शुरू कर देता है कि यार ये जेन्युइन बायर या सेलर है तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है इस पर काम करें। इसके बाद ये होता है कि जब आप कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो फिर उसने आपको बताना है राइट टाइम, जिस टाइम पे वो चीज बेचनी बनती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं कि सर दिस इज द राइट टाइम, सेल इट ऑफ, एग्जिट फ्रॉम दिस प्लेस एंड बाय अनदर थिंग इफ यू आर एन इन्वेस्टर। अगर आपने घर बनाना है तो वो आपको अपडेट रखता है कि सर पोजेशन आ रहा है, पोजेशन आने वाला है, पोजेशन आ गया है, कीमत अभी यहाँ पर पहुंच गई, कीमत अभी यहाँ पर पहुंच गई। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो डीलर आपको प्रोवाइड करता है और
ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है कि आप उसको कमीशन दें। बाहर के मुल्कों में, यूके में या यूएसए में तो ऐसे होता है कि जब आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आप ब्रोकर को कांटेक्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि ये घर बेचना है, तो आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, 3 महीने का एग्रीमेंट, 6 महीने का एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा जाता है कि इतना कमीशन आपको दिया जाएगा, 1%, 1.5%, 2%, जो भी कमीशन वो उसमें लिखा जाता है और टाइम फ्रेम दिया जाता है। उस दौरान में उस डीलर ने वो चीज़ बेचनी है। अगर वो नहीं बेच सकेगा तो यू आर फ्री टू गेट इनटू एन एग्रीमेंट विद समबडी एल्स। ठीक है, यूएसए में भी ऐसे होता है, यूके में भी ऐसे होता है, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे है जो ऐसा कोई एग्रीमेंट पहले नहीं होता, ऑल्दो के डीलर्स पहले से बता देते हैं। और मैं तो इस चीज़ का को सपोर्ट करता हूं कि जब आप कोई डील करने लगे तो आप स्टार्ट में ही अपने बायर या सेलर को बता दें कि चीज़ आपको 1 करोड़ रुपए की मिल रही है, इसके ऊपर ट्रांसफ़र फीस आपकी इतनी लगेगी, मेंबरशिप फीस इतनी लगेगी, टैक्स इतना लगेगा और कमीशन इतना होगा, ताकि जो बायर या सेलर है उसको पहले से पता हो कि इतने पैसे मैंने एज कमीशन, एज सर्विस चार्जेस डीलर को देने हैं, एजेंट को देने हैं। और वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में ना हो कि यार ये जो डीलर है ये मेरे भाई का दोस्त है तो ये फ्री में काम करेगा, ये मेरा कज़न है तो ये मेरे से कमीशन नहीं मांगेगा। वो बाद में फिर एक बैड टेस्ट क्रिएट हो जाता है जिसको अवॉइड करना चाहिए। और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप डीलर को पहले से बता दें, अप फ्रंट बता दें कि यार मैं कमीशन आपको पूरा दूंगा और आप मेरी चीज़ को अच्छा बिकवाएं या मुझे अच्छी चीज़ खरीद कर दें। थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।